Beloved students, welcome to CVKYS। रेसिडेंशियल स्टेटस के सेट 1 में हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करने के कुछ रूल्स देखे थे और उसमें हम लोगों ने समझा था कि किस तरीके से इनकम टैक्स वाले किसी भी पर्सन का स्टेटस डिटरमाइन करते हैं। 3 तरीके की स्टेटस थी, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तीनों स्टेटस बताने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक कंडीशन और कुछ एडिशनल और कंपलसरी कंडीशन फॉलो करने पड़ते हैं। बेसिक कंडीशन के अंदर 2 था, कुछ लोगों को याद होगा, सेट 1 में उन लोगों ने देखा है, और जो लोग नहीं देखे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार जाकर सेट 1 ज़रूर देख लें। उससे उनको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कौन कौन से कंडीशन हम लोग किस तरीके से फॉलो करते हैं। तो बेसिक कंडीशन के अंदर में 2 बातें थी। एक कंडीशन था सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए वाला, जिसमें मेंशन था कि आपको अपने प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा रहना पड़ेगा। और दूसरा कंडीशन था हमारा सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी वाला, जिसमें था कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहना पड़ेगा और उसके पीछे के 4 सालों में आपको 365 दिन इंडिया में होने पड़ेंगे, तो आपको यहाँ का रेसिडेंट बोला जाएगा। इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन आप पूरा करते हो तो आपको यहाँ का रेसिडेंट बोला जाएगा। इन शॉर्ट हम लोग पुरानी बात कर रहे हैं। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी जो 60 डेज वाला कंडीशन था, उसमें कुछ एक्सेप्शन भी थे, वो भी हम लोगों ने सेट 1 में देखा था। जब बेसिक कंडीशन आप पूरा कर लेते हो तो उसके बाद आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए कुछ एडिशनल कंडीशन भी पूरे करने पड़ते हैं। वो एडिशनल कंडीशन में था कि पिछले प्रीवियस ईयर को छोड़कर उसके पीछे के 10 प्रीवियस ईयर में आपको कम से कम 2 में रेसिडेंट होना पड़ेगा। और दूसरा एडिशनल कंडीशन था कि पिछले प्रीवियस ईयर को छोड़कर उसके पीछे के 7 सालों में मिलाकर आपको 730 दिन इंडिया में प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों एडिशनल कंडीशन भी पूरा करते हो बेसिक के साथ, तो आपको यहाँ का ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोला जाएगा। और अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन पूरा नहीं कर पाते तो आप यहाँ के रेसिडेंट हैं लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो पाएंगे। और अगर बेसिक कंडीशन में एक भी कंडीशन पूरा नहीं कर पाते तो आपको यहाँ का नॉन रेसिडेंट माना जाएगा उस प्रीवियस ईयर में। तो इसी सारे थॉट के साथ हम लोग एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से स्टेटस फाइंड आउट की जाएगी और उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी। हम लोग पहले सम्स को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद फिर सॉल्यूशन में मूव करेंगे। पूरी की पूरी कैलकुलेशन आपकी डेज के ऊपर बेस्ड है, तो थोड़ा सा सम्स को ध्यान से समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका 2011 और 2006 2 बार आया है CU BCom एग्जाम में। मेंशन कर रहा है सम्स में, एज पर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये 1961 में फिनांस एक्ट स्टार्ट हुआ था। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो असेसमेंट ईयर अगर इस सम्स में 21-22 दिया है तो हम लोग इसका प्रीवियस ईयर 2020 से 20 और 21 प्रीवियस ईयर लेकर स्टार्ट करेंगे। एक और बात ध्यान रखिएगा, सम्स में इंफॉर्मेशन हो चाहे किसी भी तरीके से दे, वो किसी भी साल से ये बताना शुरू करे कि किस साल वो पर्सन इंडिया आया, किस साल इंडिया से बाहर गया, किस साल वो इंडिया में था, किस साल इंडिया में नहीं था, वो किसी भी ईयर से स्टार्ट करे सम्स में देना। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखोगे कि आपकी कैलकुलेशन जो भी स्टार्ट होगी वो अपने प्रीवियस ईयर से होगी। जैसे इस सम्स में हमारा असेसमेंट ईयर 21-22 दिया है तो हमारा प्रीवियस ईयर 20-21 होगा और हमारी कैलकुलेशन 20-21 से ही शुरू की जाएगी। ऐसा करने से आपको स्टेप सिंपल मिलेगा और आपके मन में कन्फ्यूजन भी कम होगा। तो आगे देख रहे हैं हम लोग और क्या मेंशन किया है। बाल्म केम टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड ऑन 30 जून 2014। देखिए 2014 में वो आया है, लेकिन हम लोग 2014 पहुँचेंगे, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे 20-21 वाले साल से, अपने प्रीवियस ईयर से। एंड आफ्टर स्टेइंग फॉर 3 years, मतलब 3 साल यहाँ रहने के बाद, इन इंडिया ही वेंट जर्मनी ऑन 1 जुलाई 2017। तो 30 जून 2014 से 1 जुलाई 2017 तक वो इंडिया में था, 3 साल तक। ऑन 1 अप्रैल 2018 ही अगेन कैम बैक टू इंडिया। जर्मनी से वो वापस 1 अप्रैल 2018 को इंडिया चला आया।
एंड स्टेड इन इंडिया अप टू 31 जुलाई 2019। तो ये 18 से 19 के बीच के टाइम में भी वो इंडिया में था। नेक्स्ट मेंशन कर रहा है ऑन 1 अगस्त 2019 ही वेंट टू डेनमार्क एट ए मंथली सैलरी ऑफ ₹8 लाख। 1 अगस्त 2019 को वो फिर डेनमार्क चला गया एक सैलरी के लिए, काम करने के लिए। ही ट्रांसफ़र टू इंडिया ऑन 1 जनवरी, वापस वो इंडिया में ट्रांसफ़र किया गया 1 जनवरी 2021 को एंड ज्वाइन दिल्ली ऑफिस ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टार्टेड स्टेइंग इन इंडिया सिंस देन। डेनमार्क से वो इंडिया में ट्रांसफ़र किया गया 1 जनवरी 2021 को और उस समय से वो इंडिया में ही था। तो 21 वाला जो साल है वो हमारे प्रीवियस ईयर में आ रहा है। हम लोग जब 20-21 की डेटा लेना शुरू करेंगे तो उस समय हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि वो इंडिया में कितना दिन 20-21 के ड्यूरेशन में था। आप नीचे देख रहे हैं कैलकुलेशन भी दिया हुआ है सॉल्यूशन के रूप में। इसी तरीके के आपको बॉक्स बनाने होंगे। पहला आपका प्रीवियस ईयर का कॉलम होगा और लास्ट में आप टोटल करोगे। आपने रूल्स पढ़ा है तो आप देख चुके हो कि जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो डेज के ऊपर होती है। तो सबसे पहले आपको कंक्लूजन निकालने से पहले, स्टेटस निकालने से पहले हर साल का डेज अपने सामने रखना पड़ेगा कि वो कौन से साल में कितना दिन इंडिया में प्रेजेंट था। अभी जैसा हमने कहा कि हम लोग के सम्स में जो भी ईयर दिया रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोगों को स्टार्ट करना है अपने प्रीवियस ईयर से। तो देखिएगा प्रीवियस ईयर से हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया। एक कॉलम आपका प्रीवियस ईयर का है, बीच में सारे मंथ अप्रैल टू मार्च रहेंगे और लास्ट में टोटल रहेगा। मतलब आपके पास पूरे 14 कॉलम होंगे, 12 मंथ का, एक प्रीवियस ईयर का और एक टोटल का। 20-21 वाले साल में वो अप्रैल से इंडिया में नहीं था। अप्रैल से ध्यान रखिएगा 20 से शुरू हो रहा है, लेकिन मेंशन किया था सम्स के लास्ट लाइन में कि वो 1 जनवरी 2021 को दिल्ली में ट्रांसफ़र किया गया। तो आप देख रहे हो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक पूरा डैश किया हुआ है हर मंथ में। और लास्ट में जनवरी से डेज दिखाया है। 1 जनवरी को वो इंडिया में आया और यहाँ परमानेंटली रहना शुरू किया। तो जनवरी में 31 डेज रहा, फेब में दिखा रहा है कितना दिन, 28 दिन, और मार्च में दिखा रहा है 31। टोटल मिलाकर 3 महीने का आप ऐड कर दोगे 31, 28 प्लस 31, तो आपको मिल जाएगा 90 दिन। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, रूल ये बोलता है कि जिस दिन वो इंडिया में आया और जिस दिन वो इंडिया छोड़कर जा रहा है वो दोनों डेज भी काउंटिंग में लिए जाएंगे। मतलब अगर 1 जनवरी को आया है तो 1 जनवरी भी आप काउंटिंग में लोगे और बोलोगे कि पूरा 31 दिन जनवरी में रहा। दूसरी बात, अगर वो छोड़कर जाएगा इंडिया तो उस समय भी ये ध्यान रखेंगे कि जिस डेट में वो छोड़कर जा रहा है वो डेट भी काउंटिंग में लिया जाएगा। ये नहीं सोचोगे कि वो सुबह ही चला गया तो फिर लेंगे कि नहीं। वो जो डेट दिया रहता है वो डेट हम लोग काउंटिंग में ले लेते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। दूसरी बात, डेज कैलकुलेशन के समय मंथ कौन सा कितने का होगा, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को नहीं होनी चाहिए। ये एक बेसिक बात है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि आप मुक्का बनाकर वो चीज़ निकाल सकते हो। अप साइड में जो पड़ेगा वो आपका 31 का मंथ होगा, डाउन साइड में जो पड़ेगा वो आपका 30 का होगा। फरवरी 28 की होती है या फिर 29 की होती है अगर लीप ईयर हो तो। लीप ईयर हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर पड़ेगा जिसमें कि आपका फरवरी 29 का लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप थॉट अप्लाई कर सकते हो। और कुछ लोगों को जनरली दिमाग में सेट हो जाता है कि कौन सा महीना कितने का होता है, 31 का या 30 का, तो वो लोग उसके हिसाब से भी डायरेक्ट सेट कर सकते हैं। जैसे दिसंबर और जनवरी आप देखते हो दोनों कंटिन्यूसली 31 का होता है, या फिर आप अगस्त, जुलाई और अगस्त को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये दोनों भी 31 का होता है। बाकी मंथ में एक महीना 30 का आता है तो दूसरा महीना 31 का आता है, ठीक है। आगे हम लोग एक बार देख लेते हैं और क्या चीज़ अगले साल में मेंशन किया है। तो प्रीवियस ईयर में तो वो 90 दिन रहा, तो हम लोग देख रहे हैं कि 60 डेज वाला कंडीशन वो पूरा कर रहा है। लेकिन 60 डेज वाले कंडीशन में एक और बात थी कि अपने प्रीवियस ईयर में 90 दिन रहने के बाद पीछे के 4 सालों में उसको 365 डेज और मेंशन करना पड़ेगा।
तो हम लोग 19-20 वाले में देख रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर का हम लोग देख लिए कि प्रीवियस ईयर में वो 90 डेज इंडिया में प्रेजेंट है। लेकिन रिपीट कर रहे हैं इस बात को हम फिर से एक बार कि प्रीवियस ईयर में अगर 60 डेज वाला कंडीशन पूरा करता है तो हम लोगों को इसके पीछे भी देखना पड़ता है कि इसके पीछे वो 4 साल में 365 दिन इंडिया में प्रेजेंट है या नहीं। तो एक बार इसके पीछे के ईयर में जाएं तो 1920 में हम लोग देखते हैं और 1819 में सम्स में मेंशन किया था यहाँ पर कि 1 अप्रैल 2018 को वो इंडिया आया और इंडिया में रहने के बाद वो यहाँ से 31 जुलाई 2019 को बाहर गया है। तो इसका मतलब अप्रैल 2018 से लेकर जुलाई 2019 तक वो इंडिया में रहा। तो इसलिए आप देख रहे हो 2018-19 वाला जब आप ईयर देखोगे तो वो अप्रैल से ही रहना शुरू किया था, इसलिए अप्रैल से लेकर पूरा अप्रैल 2018 में अप्रैल से लेकर पूरा वो मार्च तक मेंशन किया है ईयर, और लास्ट में टोटल में लिख दिया 365। अगर वो पूरा 12 महीना इंडिया में प्रेजेंट है तो 365 दिन तो रहेगा ही। उसके बाद जब 19-20 वाले साल में गया है तो 19-20 वाले साल में वो अप्रैल में था, इसलिए अप्रैल में दिखाया 30, मई में भी था तो मई में दिखाया 31, जून में भी था 30, जुलाई में 31, अगस्त में वो बोल रहा है कि 1 अगस्त को चला गया, इसलिए अगस्त में सिर्फ कितना दिन लिया गया है, 1 दिन। और ये टोटल जोड़कर आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 123 डेज। मतलब 1920 में वो 123 डेज रहा और 1819 में वो पूरा ही रहा था अप्रैल से, तो इसलिए उस समय मेंशन किया गया 365 डेज। तो ये हम लोग देख रहे हैं 2 ही साल में 365 और 123 मिलाकर अपना 60 डेज वाला कंडीशन पूरा कर दिया। लेकिन पीछे 2-3 साल हम लोग और कैलकुलेशन में ले लेते हैं। इसका सिंपल सा रीज़न ये होता है कि अगर एक बेसिक कंडीशन पूरा कर दिया तो हम लोग बोल देंगे कि वो यहाँ का रेसिडेंट है, लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए उसको 2 एडिशनल कंडीशन भी पूरे करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा आप बैक 2-3 साल का और कैलकुलेशन कर लोगे, जो कि ये सम्स में भी यहाँ पर किया गया है। 17-18 में देख रहे हैं अप्रैल में रखा है 30 डेज, मई में भी है, जून में भी है, जुलाई में भी है, और यहाँ पर अगस्त से नहीं है क्योंकि मेंशन किया था कि 1 जुलाई 2017 को वो इंडिया छोड़कर चला गया था। ये लाइन आपको मिलेगा सम्स के तीसरे लाइन में, ही वेंट जर्मनी ऑन 1 जुलाई 2017। थर्ड लाइन में आपको दिखेगा ये वाला चीज़। तो 1 जुलाई 2017 को चला गया, इसलिए 17 में अप्रैल में वो इंडिया में था तो लिखा है 30 डेज, मई में भी था तो लिखा है 31 डेज, जून में भी था तो लिखा है 30 डेज, और जुलाई में 1 जुलाई को गया था। और अभी हमने आपको बताया कि जिस दिन आता है और जिस दिन इंडिया छोड़कर जाएगा वो दोनों डेज काउंटिंग में कंसिडर होगा, इसलिए मेंशन किया था 1 दिन। ये आप टोटल ऐड करोगे तो 92 डेज 17-18 प्रीवियस ईयर में रखा है। और सबसे फर्स्ट लाइन में मेंशन किया था कि जब वो इंडिया में आया था तो वो 3 साल इंडिया रहने के बाद, मतलब 30 जून 2014 में जब वो इंडिया आया था तो यहाँ से 3 साल इंडिया में रहने के बाद जर्मनी गया था 1 जुलाई 2017 को। तो इसके पीछे वाले साल में 2016-17 में वो पूरा ही साल रहा होगा, इसलिए पूरा मेंशन कर दिया 365 डेज। 15-16 वाले साल में भी वो पूरा रहा होगा, इसलिए हर मंथ में डेज पुट करके टोटल में डायरेक्ट लिख दे रहा है 365 डेज या 366 डेज होगा, क्योंकि 15-16 वाले साल में जो 2016 की फरवरी आएगी वो 2016 की फरवरी आपकी 29 की होगी, लीप ईयर थी। और इसके पीछे वाले साल 14-15 में मेंशन किया था कि वो 30 जून 2014 को इंडिया आया था, इसलिए अप्रैल में नहीं था, मई में भी नहीं था, 30 जून को आया था, 30 तारीख को यहाँ रहा होगा, इसलिए 1 दिन ले लिया जून का, और जुलाई से लेकर पूरा फिर मेंशन कर दिया है कि ये सारे मंथ में वो यहाँ इंडिया में था। टोटल काउंट करके आप देखोगे तो लिया है कितना 275 डेज। तो ये हमारे पास 4-5 साल का डेटा आ गया कि किस साल वो इंडिया में कितना दिन प्रेजेंट था। इसके लिए थोड़ा सा फोकस बनाना पड़ता है, कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा सम्स में केयरफुली देखना पड़ता है कि किस साल आया, किस महीने में आया और फिर कब छोड़कर गया।
तो बीच के जितने भी दिन वो इंडिया में रहा वो थोड़ा केयरफुली पुट करना पड़ता है कि वो इंडिया में इतना इतना दिन था। इसके पहले वो इंडिया में कभी नहीं था। फर्स्ट टाइम वो यहाँ आया था 30 जून 2014 को। तो इसके पहले वो इंडिया में कभी नहीं था, इसलिए वो यहाँ पर नीचे 2-3 साल का ईयर दिखा दिया है 000। इसका सिंपल सा रीज़न है ये 000 दिखा देने का। आप नहीं भी दिखाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसके पहले वो इंडिया में कभी भी यहाँ पे नहीं था। अब इसके बेस पर हम लोग ये देख रहे हैं कि पहले तो वो 60 डेज वाला कंडीशन पूरा कर रहा है, पिछले साल 60 डेज और पीछे के 4 सालों में 365। उसके बाद आपको देखना होता है एडिशनल कंडीशन। तो एडिशनल कंडीशन के केस में हम लोग क्या देखते हैं कि प्रीवियस ईयर को छोड़कर पीछे के 10 सालों में से 2 में उसको रेसिडेंट होना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि वो 365 करके 3-4 साल प्रेजेंट है। तो जिस साल भी वो 365 दिन इंडिया में प्रेजेंट है, मतलब उस साल वो 182 डेज वाला कंडीशन पूरा कर दे रहा है। और अगर 182 डेज वाला कंडीशन आप पूरा कर दे रहे हो तो बोल दिया जाएगा कि आप रेसिडेंट हो। तो अगर 3 साल 365 है तो आपको दिख जाएगा कि उसमें से 2 में वो मिल गया हमको रेसिडेंट। अपने को चाहिए क्या कि प्रीवियस ईयर को छोड़कर पीछे के 10 सालों में से 2 में रेसिडेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो अगर 3 साल 365 करके है तो तीनों साल वो 182 डेज वाला कंडीशन पूरा कर रहा है। और अगर 182 डेज वाला कंडीशन भी पूरा कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो यहाँ का रेसिडेंट है। और दूसरा एडिशनल कंडीशन था कि अपने प्रीवियस ईयर को छोड़कर पीछे के 7 सालों में मिलाकर 730 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो आप पीछे के 4-5 साल को ऐड करके देख लो, 90 वाला छोड़कर प्रीवियस ईयर को छोड़कर काउंटिंग होती है। तो 123 है, 365 है, 92 है, फिर 365 है, 366 है, 275 है। ये सबको जोड़ोगे तो आपको देखकर ओरली ही ये लग रहा है कि ये 730 दिन से ज़्यादा 7 साल में प्रेजेंट है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये फर्स्ट वाला बेसिक कंडीशन भी पूरा कर रहा है और बाकी दोनों एडिशनल कंडीशन भी पूरा कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इंडिया का रेसिडेंट है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। यहाँ पर जो बातें मैंने बताई वो थोड़ी और डिटेल में दी गई है, देख लीजिएगा। इतना बड़ा बॉक्स 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो फिर इतना सारा डिटेल देने की रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। हम लोग डेज लिख दिए, डेज लिखने के बाद नीचे पैराग्राफ बनाकर, जैसे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये पैराग्राफ बनाकर वो रूल्स लिख देते हैं कि कौन सा कंडीशन वो पूरा कर रहा है और कौन सा कंडीशन वो पूरा नहीं कर रहा है। इतना मेंशन करने के बाद लास्ट में कंक्लूजन लिख देते हैं कि उसका स्टेटस क्या होगा। खैर, बॉक्स अगर बना दिया है बुक वाले ने तो बहुत अच्छा है। इसमें क्या है, आपको ये भी देखने को मिल जा रहा है कि वो किस साल कौन सा कंडीशन पूरा कर रहा है और किस साल कौन सा कंडीशन पूरा नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर में देखिए रेसिडेंट लिखा है, सेकेंड वाले में भी रेसिडेंट है क्योंकि वो 60 डेज वाला कंडीशन यहाँ पूरा करेगा। थर्ड वाले में 365 है तो भी रेसिडेंट होगा। फोर्थ वाले में अगर 92 है तो भी रेसिडेंट होगा, 60 डेज वाला कंडीशन पूरा कर रहा है। पीछे के 4 साल में भी देखोगे 365 रहेगा। फिर जहाँ पर 365, 366, 275 है उन सब में वो रेसिडेंट रहेगा। तो अपने को तो पिछले 10 सालों में से 2 में ही रेसिडेंट चाहिए, यहाँ पर अपने को दिख रहा है 5-6 साल वो रेसिडेंट है। और पीछे के 7 सालों में मिलाकर प्रीवियस ईयर को छोड़कर 730 दिन चाहिए, वो भी वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब नीचे इसी चीज़ को उसने कंडीशन को मेंशन कर दिया है पैराग्राफ बनाकर। सिंस एसएससी रिसाइड्स इन इंडिया फॉर 90 डेज इन द प्रीवियस ईयर 2021 एंड मोर देन 365 डेज ड्यूरिंग immediately preceding 4 previous year, hence he satisfies section 1 section 6 subsection 1 clause C भी मेंशन करना चाहिए था। Therefore he is resident in India. Further, he resident in India for more than 2 times out of 10 years immediately preceding the previous year 2021 and resides for more than 730 days in India during 7 years immediately preceding the previous year 2021. Thus, he satisfies section 6 subsection 6 and he is resident and ordinary resident. तो इतना जो भी कंडीशन वो पूरा करेगा वो नीचे आप रूल ही लिख दोगे और लिखने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा
वो कंक्लूज़न में लिख दोगे, कंक्लूज़न देके कि इसका स्टेटस इस साल क्या होगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा इसको एक बार लिख कर उसके बाद समझने की। हम लोग इसी तरीके के और एक दो कैलकुलेशन देखेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। तो एक नेक्स्ट डिस्कशन के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।